चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग हम पढ़ा रहे हैं सेल। क्या पढ़ा रहे थे? सेल। अब अपने टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको बता दिया सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। अब आपके पास जो सेल होता है उस सेल को आप लोग दो काम करते हैं। उसमें क्या क्या करते हैं? पहले डिस्चार्ज करते हैं, बाद में चार्ज करते हैं, हाँ या ना? तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। सेल को डिस्चार्ज करना क्या कहलाता है? ठीक है। सुनेंगे अब बात, है ना। मान लीजिए कि आपके पास एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना है? ई है। सेल का ईएमएफ कितना है? ई है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। हमेशा सेल के बगल में छोटा सा रेजिस्टेंस जब दिखाया जाएगा तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आपको सेल को डिस्चार्ज करना है तो आपको इस सेल से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। मतलब बल्ब बल्ब कुछ लगा दीजिए ला करके, है ना। तो सेल को अगर आपको डिस्चार्ज करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही आप लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्या होगा? ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को बाहर निकालेगा। ये जो लंबा डंटा है ये हमेशा सेल का पॉजिटिव होता है और ये जो छोटा डंटा है ये हमेशा सेल का नेगेटिव होता है। ठीक है। तो सेल के पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकलेगा तो हम बोलेंगे कि ये सेल जो है ये डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। ठीक है। अगर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकलता है तो हम क्या बोलेंगे? ये सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। तो अगर कोई पूछे कि डिस्चार्जिंग क्या है तो हम बोल सकते हैं सेल से करंट को बाहर निकालना। सेल से करंट को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। लिखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। लिखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल लिखेंगे इसमें द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट इलेक्ट्रिक करंट the process of taking out electric current the process of taking out electric current from the cell is known as discharging of cell is known as discharging of cell is known as discharging of cell। फिर हमको बोला जाता है कि जब आप सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन बताइए इलेक्ट्रिक करंट के लिए, है ना। तो लिखेंगे, हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। चलिए अब देखेंगे इधर, है ना। यहां पे अगर आपसे बोला जाए कि ई क्या है तो आप क्या बोलेंगे? ईएमएफ ऑफ सेल। इसके बाद स्मॉल आर क्या है तो क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है। और आई क्या है?
इलेक्ट्रिक करंट drawn out from the cell drawn out from the cell। देखिए अब इधर है ना, अगर आपसे हम बोले कि बताइए बच्चों इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, इफेक्टिव ईएमएफ बोलने का मतलब होता है टोटल ईएमएफ। इफेक्टिव ईएमएफ बोलने का मतलब क्या होता है, और इसको ई और इस तरह से नीचे में ईएफएफ लिखते हैं, इफेक्टिव ईएमएफ पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे टोटल ईएमएफ कितना है, एक ही सेल लगा है तो एक ही ईएमएफ दिख रहा है, हाँ या ना। तो टोटल ईएमएफ हम लोग कितना बोलेंगे, यहाँ पे ई बोलेंगे। इसके बाद अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा जाए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है आपसे, तो टोटल रेजिस्टेंस जरा देख के बताएंगे कितना है वहां पे, बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितना है। ये कैपिटल आर है और इसके साथ सीरीज में ये स्मॉल आर लगा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, हाँ या ना। इसके बाद आपको मैंने बोला कि बताइए करंट क्या होता है, तो आपने बोला कि सर हम लोगों ने पढ़ा है करंट जो है ये वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस को। करंट को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वोल्टेज बोले तो यहाँ पे ईएमएफ है, इफेक्टिव ईएमएफ डिवाइडेड बाय यहाँ पे रेजिस्टेंस बोले तो आर इफेक्टिव है, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इफेक्टिव ईएमएफ कितना है, कैपिटल ई है, और रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इसके बाद हमसे बोला जाता है कि बताइए मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट ड्रॉन आउट, ड्रॉन आउट फ्रॉम द सेल। अब देखिए करंट मैक्सिमम कब होगा, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, हाँ या ना। अब इंटरनल रेजिस्टेंस तो जो है उसको आप चेंज कर नहीं सकते हैं, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको अब आप चेंज कर नहीं सकते हैं, तो स्मॉल आर का वैल्यू जो है ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो सकता है, कैपिटल आर आप जो बाहर से सेल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं सेल में वो चेंज कर सकते हैं, हाँ या ना। अब अगर हमको इसको मैक्सिमम करना है तो डिनोमिनेटर को मिनिमम करना होगा, डिनोमिनेटर को मिनिमम करना होगा मतलब कि इन दोनों का समेशन मिनिमम आना चाहिए। ये तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना कर सकते हैं मिनिमम लाने के लिए, मिनिमम लाने के लिए स्मॉल आर तो कांस्टेंट है, कैपिटल आर कितना कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, हाँ या ना। कैपिटल आर को जीरो कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट कितना आ जाएगा, ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ये है एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम करंट। कॉपी कीजिए।
हो गया बच्चे लोग? चलिए लिखेंगे सवाल, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे। इफेक्टिव का मतलब समझ में आया ना, टोटल है ना, जो नेट इफेक्ट होगा, ठीक है। लिखेंगे an external resistance, an external resistance of 16 ohm, of 16 ohm is connected, is connected, is connected between two terminals, is connected between two terminals of a cell, of a cell of EMF, of EMF 10 volt, of EMF 10 volt, and internal resistance, and internal resistance 4 ohm, and internal resistance 4 ohm, full stop. Find, find नंबर 1 में लिखेंगे, नंबर 1 में current drawn out from the cell, current drawn out from the cell, current drawn out from the cell, और नंबर 2 में लिखेंगे मैक्सिमम करंट, maximum current that can be drawn out from the cell, maximum current that can be drawn out from the cell, maximum current that can be drawn out from the cell. बताइए। सिक्सटीन ओम बोले हैं बाबू। आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दिया है 16 ओम, ईएमएफ ऑफ सेल दे दिया है 10 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया है 4 ओम। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि बताइए कितना करंट निकलेगा। तो आपने पढ़ा है I इज इक्वल टू ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही ना पढ़े हैं। तो कितना आ जाएगा ये, ई बोले तो 10 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 4, कितना आ जाएगा 10 बाई 20, मतलब 0.5 एम्पियर। ये आया होगा पहले का। फिर दूसरा जवाब सवाल पूछा गया है कि मैक्सिमम करंट बताइए, और आपने बोला कि सर मैक्सिमम करंट के लिए ई बाई स्मॉल आर करते हैं, मतलब 10/4, मतलब कितना 2.5 एम्पियर। आया ये आंसर सबका, आया ना? ठीक है, आगे बढ़े। बढ़ जाए आगे, लिख लिए सब लोग। हो गया, चलिए आगे। हेडिंग में डालेंगे रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस
EMF and internal resistance during discharging of cell जब हम लोग सेल को डिस्चार्ज करेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, ईएमएफ मतलब E और इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल r, उसमें क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है, वी नो दैट, अभी तुरंत मैंने आपको पढ़ाया, I इज इक्वल टू E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, पढ़ाया ना। इस कैपिटल R प्लस स्मॉल r को इधर से इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो गया, E के बराबर हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो I इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E। I इंटू आर को क्या बोलते हैं, V इक्वल टू आई आर पढ़े हैं ना, तो ये V हो गया, V प्लस आई इंटू आर इज इक्वल टू E। आई इंटू आर को उधर भेज दीजिए तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E माइनस आई इंटू आर, आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन है जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा, याद रहेगा, है ना। सेल डिस्चार्ज होगा तभी इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, नहीं तो इसको यूज नहीं करेंगे, है ना। अब एक बात बताइए, ईएमएफ में कुछ घटा रहे हैं तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, ईएमएफ में कुछ माइनस कर रहे तब ना वी मिल रहा है, तो बताइए ईएमएफ बड़ा कि वी बड़ा, ईएमएफ बड़ा, हाँ या ना, ये बड़ा है तभी ना, इससे कुछ माइनस करे तो वी का वैल्यू मिल रहा है। याद रखना है, डिस्चार्ज जब भी होगा सेल तो ईएमएफ का वैल्यू ज्यादा होगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, कम, याद रहेगा, हाँ या ना। जब भी सेल डिस्चार्ज होगा कौन ज्यादा होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम। ठीक है, कॉपी कीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब। इसको लिखने के बाद ये नोट लिखेंगे, है ना। इन सब के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, लेकिन एक बार ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ लेंगे ना, तब बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, अभी जो भी आएगा सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड। बोले बाबू आगे चलिए लिखेंगे सवाल। बोले, देखिए क्वेश्चन है ना, व्हेन व्हेन external resistance when external resistance is connected between two terminals
is connected between two terminals of a cell of EMF 12 volt and internal resistance 2 ohm and internal resistance 2 ohm, then 2 ohm, then 3 ampere of current, then 3 ampere of current, then 3 ampere of current is drawn out, is drawn out, is drawn out from the cell, is drawn out from the cell. Full stop. फाइंड नंबर 1 में लिखेंगे, नंबर 1 में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और नंबर 2 में लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बताइए तो, बनाइए जल्दी से सभी कोई। बनाइए सब क्वेश्चन, बनाइए लोग, एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन। पहला का 6, ठीक है, दूसरा का हाँ? सेल का ईएमएफ 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, कितना करंट निकला है 3 एम्पियर का। पहला सवाल है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैटर ये है कि ये सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बता देगा कि सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। आप वहां जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो देखिएगा वहां पे लिखा होगा एक लाइन, 3 एम्पियर ऑफ करंट इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द सेल, लिखा हुआ है। ड्रॉन आउट मतलब सेल से क्या हो रहा है, करंट बाहर निकल रहा है या ना। और सेल से करंट बाहर निकलेगा तो वो सेल क्या होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा, है ना। सेल से करंट बाहर निकलेगा तो सेल क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, मतलब ये डिस्चार्ज है। और डिस्चार्जिंग के केस में V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर। V निकालना है, E 12 है माइनस I का वैल्यू 3 है और R का वैल्यू 2 है, तो कितना आ गया 12 माइनस 6, मतलब कितना आ गया ये 6 वोल्ट। दूसरा सवाल बोला कि बताइए रेजिस्टेंस, तो आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर होता है, हाँ या ना। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई आई। V कितना निकाले 6, I कितना दिया है 3, काट कूट के कितना आ जाएगा 2। आया है ये आंसर, चलिए गुड, आगे बढ़े। हो गया बाबू, बढ़ जाना आगे। इधर क्वेश्चन खुद से बनाना है, कुछ लोग इंतजार में रहते हैं सर बनाएंगे तब बनाएंगे, क्यों ऐसा करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell, expression for internal resistance of a cell, expression for internal resistance of a cell।
ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ओम्स का लॉ क्या बोला कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, इसको बोलनी है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड आप लोग को अभी तुरंत मैंने बताया है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यही होता है ना। I का वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ I इन 1, क्या मिलेगा आपको, V इज इक्वल टू E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। इस कैपिटल R प्लस स्मॉल r को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो V इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल R हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो V इंटू कैपिटल R प्लस V इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल R। आपको स्मॉल r का वैल्यू निकालना है तो सारे टर्म को उधर ले जाएंगे, तो v इंटू कैपिटल R को पहले उधर ले जाते हैं, तो v इंटू स्मॉल r इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इंटू कैपिटल R माइनस v इंटू कैपिटल R कॉमन हो जाएगा, तो v इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस v इंटू कैपिटल R, v को भी उधर भेज देंगे, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कितना मिलेगा, E माइनस v बाई v इंटू कैपिटल R। ये आपको क्या मिल गया एक्सप्रेशन, किसके लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, है ना, एग्जाम में दोनों पूछ दिया जाता है, तो E बाई वी माइनस V बाई वी इंटू आर भी लिख सकते हैं ना बाबू, हाँ या ना। अब ये V और ये V कटेगा तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E बाई वी माइनस 1 इंटू आर। ये कभी कभी डेरिवेशन में पूछता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है, कि बताइए तो एक्सप्रेशन क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, तो E बाई वी माइनस 1 इंटू आर या फिर E माइनस वी बाई वी इंटू आर। ठीक है, याद रहेगा, कॉपी कीजिए। हो गया बच्चे लोग, लिखिए एक सवाल, an external resistance of 2 ohm, an external resistance of 2 ohm is connected between two terminals, of a cell of EMF 12 volt, of EMF 12 volt, of EMF 12 volt, due to which due to which
3 ampere of current, 3 ampere of current is drawn out from the cell, is drawn out from the cell. Full stop. Find internal resistance of the cell. Find internal resistance of the cell. Find internal resistance of the cell. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया है? 2 ओम। कितना करंट निकला है बाहर? ईएमएफ कितना दिया है? 12 वोल्ट। निकालना क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ या ना? कितना? 2। हाँ ठीक बोल। तो स्मॉल r इज इक्वल टू E बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल R। देखिए E दे दिया, R दे दिया, V नहीं दिया, लेकिन V हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? IR। I का वैल्यू 3 और R का वैल्यू 2, तो ये कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 12/6 माइनस 1 इंटू 2, 2 1 जार 2 2 जार 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 इंटू कितना हो जाएगा? 2। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। यही आया ना? इस तरह क्वेश्चंस बना लेंगे एग्जाम में। आगे बढ़े। अब देखिए आपके पास जो सेल था वो हो गया डिस्चार्ज, तो अब क्या करेंगे? चार्ज, है ना? तो हम लोग आते हैं चार्जिंग ऑफ सेल पे। लिख लिए इसको बाबू, चार्जिंग ऑफ सेल। चार्जिंग ऑफ सेल। सिंपल सा बात बताइए, सेल को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? आपके पास जो मोबाइल है उसमें भी सेल लगा हुआ है, उसको चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? क्या? सॉकेट में कनेक्ट कर दिए वायर के थ्रू, मतलब वहां करंट सप्लाई किए, हाँ या ना? यही ना करते हैं? सही बता रहे हैं ना? ठीक है, तो आप देखेंगे चार्जिंग में क्या होगा। मान लेते हैं कि ये मेरे पास सॉकेट का 2 पॉइंट है, मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है? ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और ये आपका सेल है। इस सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ये एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस आरएस है। इसको हम लोग स्विच बोलते हैं। अब देखिए वो जो सॉकेट है, उस सॉकेट में कुछ पोटेंशियल होता है। 220 वोल्ट हमारे घर में आ रहा है ना? तो यहाँ पे पोटेंशियल हमको दिया गया है V। ये सेल का पॉजिटिव है, ठीक है? और ये सॉकेट में हम लोग जो सॉकेट लगाए हैं ये वो है। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किए हैं, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। अब होता क्या है कि सॉकेट से करंट आता है और ये करंट आके सेल के अंदर इंटर करता है, ठीक है? ये करंट इस तरह से क्या होगा? अंदर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है? तो ये सेल अब क्या हो रहा होगा? चार्ज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? चार्ज। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ये सेल क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, ठीक है? तो अगर हम लोग सेल में करंट सप्लाई करके केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम चार्जिंग ऑफ सेल बोलते हैं। वही होता है ना? पहले यूज किए तो केमिकल रिएक्शन से करंट बाहर निकाले, बाद में करंट सप्लाई किए तो उस केमिकल रिएक्शन को क्या कर दिए?
रिवर्स कर दिए, दोबारा से पलट दिए, तभी ना आपका सेल दोबारा चार्ज हो जाता है, हाँ या ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चार्जिंग क्या है, तो बोलेंगे ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करके केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। याद रहेगा, लिखेंगे चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ सेल, लिखेंगे द इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, it is the process in which in which it is the process in which chemical reaction is reversed, in which chemical reaction is reversed, chemical reaction is reversed by supplying by supplying by supplying electric current, by supplying electric current, by supplying electric current। ठीक है, अब इसमें हमको बोला जाता है कि बताइए एक्सप्रेशन फॉर करंट क्या होगा, ठीक है, और ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन भी पूछा जाता है। तो हेडिंग में डालेंगे, हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट ड्यूरिंग ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, expression for electric current during charging of cell, during charging of cell। चलिए बोले, देखेंगे अब इधर, है ना, ये V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। V को क्या बोलते हैं बाबू, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। E क्या है बच्चों, ईएमएफ ऑफ सेल। स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और आर एस ये कोई सीरीज रेजिस्टेंस है, ठीक है, कुछ भी कोई भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम आपसे पूछे यहाँ पे कि बताइए टोटल ईएमएफ, मतलब इफेक्टिव ईएमएफ, या फिर यहाँ पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी पोटेंशियल है और ईएमएफ भी क्या है, तो ये भी पोटेंशियल ही है, दोनों पोटेंशियल है ना। ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है। इस यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है और यहाँ पे ईएमएफ कितना है, E है। करंट इधर से इधर आ रहा, मतलब पक्का है कि ये बड़ा होगा और ये वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो अगर हमको टोटल नेट पूछा जाएगा तो नेट कितना बताएंगे, V माइनस E। सर माइनस क्यों लगाएं, तो एक सिंपल सा एक चीज, एकदम आसान तरीका समझिए, करंट यहां से भी बाहर निकल के इधर आएगा और ये बैटरी का पॉजिटिव है, अगर करंट को निकलना होगा तो यहां से भी निकल के बाहर आ सकता है, और ये दोनों करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, हाँ या ना। और कम कब करेगा, जब माइनस करेंगे तब करेगा, तो V माइनस ई लिख दिए, नेट कितना लिख दिए ईएमएफ, V माइनस ई। समझ में आया बात क्या बोले, इससे भी ये पॉजिटिव से करंट आ रहा है ना यार। अगर हम अभी चार्जिंग नहीं बोल के हम ये बोले कि ये जो सेल है, सेल से भी करंट बाहर निकलेगा, तो हमेशा सेल के पॉजिटिव से करंट बाहर निकलता है, नेगेटिव से बाहर नहीं निकलता है। हम लोग क्या बोलते हैं, सेल के पॉजिटिव से करंट बाहर निकल रहा है, हाँ या ना, ठीक है। तो करंट अगर इधर से बाहर निकलेगा तो ऐसे जाएगा, और इसका करंट ऐसे आ रहा है, तो दोनों करंट क्या हो गया, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, मतलब इसका करंट और इसका करंट एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं ना, हाँ या ना। तो जब कम कर रहा तो मतलब ईएमएफ भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, टर्मिनल इफेक्टिव ईएमएफ जो होगा वो V माइनस ई के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आपसे पूछे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए, क्या बोलेंगे आप लोग, तो देखिए इस करंट के रास्ते में एक आर एस आ रहा और कौन आ रहा, स्मॉल आर, ये वाला स्विच ओपन है तो इधर करंट
नहीं जा रहा। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए तो जो करंट के रास्ते में आ रहा है वही को टोटल रेजिस्टेंस मानते हैं, है ना। तो करंट के रास्ते में कौन आ रहा है, एक आर एस आ रहा है और एक स्मॉल आर। तो क्या लिखेंगे, आर एस प्लस स्मॉल आर। अब हमको बोला गया कि बताइए करंट कितना होगा। तो करंट हम समझ गए हैं कि ई इफेक्टिव बाई आर इफेक्टिव। करंट को आई से लिखेंगे। ई इफेक्टिव कितना है बाबू, वी माइनस ई। और आर इफेक्टिव कितना है, आर एस प्लस आर। ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है। फिर हमको बोला जाता है कि बताइए एक्सप्रेशन रिलेशन बिटवीन, हमको बोला जाता है बताइए रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, ठीक है। तो यहीं से बनाएंगे अब इसको हम लोग। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि आई इज इक्वल टू कितना, वी माइनस ई डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर। इस आर एस प्लस आर को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, आई इंटू आर एस प्लस आई इंटू स्मॉल आर, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा ना यार। इज इक्वल टू कितना, वी माइनस ई, माइनस ई को इधर ले आइए तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस ई हो जाएगा, प्लस आई इंटू आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर एस लिख सकते हैं। मान लीजिए ना कि आपने ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में लिया है ये नहीं है, ये नहीं है मतलब इसका वैल्यू कितना है, आर एस का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। तो ये अगर जीरो तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। अब देखिए जब सेल चार्ज होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस v इज इक्वल टू क्या होगा, ई प्लस आई आर। और जब डिस्चार्ज होगा तो मैंने क्या बताया था, v इक्वल टू ई माइनस आई आर बताए थे, हाँ या ना, याद रहेगा। एग्जाम में गलती करके नहीं ना आएंगे। जब भी सेल चार्ज होगा तो v इक्वल टू ई प्लस आई आर। अब देखिए ईएमएफ में कुछ ऐड कर रहे हैं तब ना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। मतलब पक्का इस बार क्या है, क्या है, V बड़ा है ना। तो जब भी सेल चार्ज होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा और ईएमएफ ऑफ सेल कम है। याद रहेगा, जब भी सेल चार्ज होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा और ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, ठीक है, समझ गए बात, है ना। एक सवाल आपसे, आप देख के कैसे बता सकते हैं कि आपका सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, बोलिए। देख के कैसे बता सकते हैं कि आपका सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए एकदम आसान तरीका बताते हैं, सर्किट में करंट फ्लो करवा दिए, कर गया। अब देखिए सेल आपको इस तरह से दिखता है, अगर सेल के पॉजिटिव से करंट बाहर निकला तो ये 100% डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर सेल के इसी पॉजिटिव में करंट इंटर किया तो ये 100% चार्ज हो रहा है। याद रहेगा, क्या बोले, सेल के सिर्फ पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव का कोई काम नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर सेल के पॉजिटिव से करंट बाहर निकला तो क्या हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर सेल के पॉजिटिव में इंटर कर रहा है तो क्या हो रहा है, चार्ज। अब तो देख के पहचान लेंगे, सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो दिखेगा ना कि पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है कि पॉजिटिव में इंटर कर रहा, हाँ या ना, ठीक है। तो आप देख के आप बता सक जाएंगे कि सेल कब चार्ज हो रहा है और सेल कब डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को, लिख लीजिए इसको।
ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का टॉपिक खत्म हो गया। अब आगे क्लास में आप लोग को हम पढ़ाएंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल, है ना। तो हमको लगता है कि मैक्सिमम 3 क्लास ग्रुपिंग में लगेगा और 2 से 2.5 क्लास किरचॉफ लॉ में लगेगा। ठीक है, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 3 क्लास मैक्सिमम, 3 और 3 6। अगले सप्ताह कोशिश करेंगे खत्म कर दें, नहीं हुआ तो सैटरडे को भी लेके खत्म कर दें, कल नहीं। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।